नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक खबर का विश्लेषण करने के लिए। खबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के भावनगर में एक सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है सीएनजी टर्मिनल, भारत को क्या होंगे फायदे, दुनिया में ये पहली बार है तो इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से हमारे लिए ये भविष्य से जुड़ा हुआ है, आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि 29 और 30 तारीख के लिए प्रधानमंत्री गुजरात की यात्रा पर थे। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में वो लैंड हुए थे और वहां के बाद से फिर वो गुजरात में उनकी जितनी भी यात्राएं थी उन्हें उन्होंने किया। प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई और कहा कि आई will be attending a series of program in Gujarat. My program cover different sector of development and also spread across different part of this। ये सब बातें इन्होंने दी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, पीएमओ के द्वारा भी ये इंफॉर्मेशन जारी की गई, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लगभग 29,000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में मतलब फाउंडेशन करने वाले हैं, स्थापना करने वाले हैं। इस तरह की बातें हुई। प्रधानमंत्री इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹29,000 करोड़, जिसके अंदर ये सारी जगह मेंशन थी। साथ में ये भी बताया गया कि और क्या क्या कार्य वो अपने द्वारा करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो आप यहां पर लाइन लिखी देख रहे हैं, जिसका मीनिंग आपको मुझसे आज डिस्कस कर लेना चाहिए, और वो ये है पीएम टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल एट भावनगर। इसका मीनिंग थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात क्या है, प्रधानमंत्री ले फाउंडेशन स्टोन, इसका मतलब क्या है, बन गया है या बनने वाला है। ये जो चीज है ये क्या है ये तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहला सवाल, बन गया है या बनने वाला है, तो आंसर इज बनने वाला है। अभी उसकी नींव रखी गई है। आधारशिला का मतलब समझ में आया? जैसे अपन कहीं पर भी घर का निर्माण करते हैं तो उसके पहले फाउंडेशन के अंदर नींव रखी जाती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर अभी नींव रखी गई है। किस चीज की नींव रखी गई है? दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की। अब ये सीएनजी टर्मिनल का मतलब क्या निकाला जाए? टर्मिनल होता क्या है? जैसे आप ना कई बहुत सारे अपने जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनका नाम टर्मिनल के नाम से सुनते हैं ना। तो टर्मिनल जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि वहां जाकर के उस गाड़ी का मतलब ये समझिए ट्रैक जो है वो वहां जाके एंड हो जाएगा, उसके आगे गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। एग्जैक्टली जब हम बंदरगाह की बात करते हैं तो बंदरगाह इटसेल्फ एक टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आप कहीं और नहीं जा पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो टर्मिनल है वो बनाया जा रहा है भावनगर में। वो क्या करेगा, वहां पर बाहर से सीएनजी मंगा करके उधर की तरफ स्टोर की जाएगी। एक तरह से ऐसे समझिए कि अब डेडिकेटेड आपने एक बंदरगाह बना दिया जिसके ऊपर सीएनजी उतरा करेगी, सीएनजी स्टोर होगी और वहीं से भारत के विभिन्न कोनों के अंदर सर्कुलेट कर दी जाएगी। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको याद होना चाहिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये गैस के वो विकल्प हैं जिन्हें फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। बहुत सारे आपने व्हीकल देखे होंगे, बहुत सारी गाड़ी, बसेस ऐसी हैं जो कि सीएनजी से चल रही हैं। ये एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है, हालांकि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन का कम यूज करता है और काला धुआं कम छोड़ता है, इसलिए थोड़ा एफिशिएंट फ्यूल की गणना में इसको काउंट किया जाता है ना। तो आप यहां पर जो देख रहे हैं दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां क्या होने वाला है। दुनिया में चूंकि अभी तक ऐसा है नहीं तो हम बनाने जा रहे हैं। कहां पर है भावनगर? आइए एक बार मैप पर देखते हैं। यह आपको गुजरात का मैप दिखाई दे रहा है। गुजरात को दो एडेड एडवांटेज हैं अपने इस भूमि के या फिर मैप के। क्या है? ये अरब सागर में दो बढ़िया बढ़िया खाड़ियां बनाता है। इनमें से एक को कच्छ की खाड़ी कहते हैं और एक को खंबात की खाड़ी कहते हैं। इन दोनों ही जगह पर बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रकार से समुद्र का जो प्रभाव है, चाहे समुद्र के तूफान हो या समुद्र की लो टाइड, हाई टाइड हो, उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा फील नहीं होता। फिर भी होता तो है, लेकिन इनमें जो खंबात की खाड़ी वाला ये जो क्षेत्र है, यहां पर आप इस जगह भावनगर को लिखा हुआ देख सकते हैं। ये रहा भावनगर। इस भावनगर के अंदर ही टर्मिनल बनाया जा रहा है। अगर आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, आप शायद आपको ये विजिबल हो। आप इसके आसपास के क्षेत्रों को भी थोड़ा सा पहचान लीजिए ताकि आप इस जगह को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएं। ये देखिए, भावनगर के साथ साथ आपको सामने दिखाई देगा सूरत। एक तरह से समझिए कि भावनगर और सूरत अगर कोई चाहे तो इस प्रकार से कनेक्ट करके जुड़ सकता है। आपको याद होगा ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ रोरो फेरी से जोड़ा जा सकता है और जोड़ा भी गया है। रोरो फेरी का मतलब सुबह शाम इधर से इधर अप डाउन करने वाली फेरीज चलती हों। ठीक है।
आप इस पूरे क्षेत्र को देख सकते हैं, यहाँ पर भरूच है, सूरत है, ये वो क्षेत्र हैं जो कि खंबात की खाड़ी के चारों तरफ बसे हुए हैं और यहाँ पर व्यापार के बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में बनाने का आधारशिला रखी गई है। अब ये बनकर कब तैयार होगी? भाई आधारशिला रख दी तो बनकर भी तैयार होगी निश्चित ही। कहा जा रहा है कि 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2023 के बाद में 2026 तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। 2023 में बन जाएगा तो 26 में ऑपरेशनल क्यों होगा? क्योंकि पोर्ट बनेगा, उसके ऊपर फिर इस्टेब्लिशमेंट्स किए जाएंगे, बहुत सारी परमिशंस लगेंगी और मतलब देश के लिए ये पूरी तरह से उपयोग में 2026 में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लगभग 4000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने वाला है, भावनगर के अंदर ये बनने वाला है। अब आपके दिमाग में क्यूरोसिटी बनेगी, बना कौन रहा है? क्योंकि पोर्ट नाम आते ही दिमाग में एक आपके और नाम चलने लग जाता है, दैट इज ऑफ अडानी। ऐसा नहीं है, यहां पर और कोई कंपनी है। कौन सी कंपनी है, क्या है, वो मैं चर्चा करता हूं। तो वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल जो भावनगर में बन रहा है, ये 29 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और 4000 करोड़ रुपए इसके डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दी है। ये कुछ ऐसा दिखेगा बनने के बाद, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़े 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 से जो आपको सिलेंडर से दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे गैस को, पेट्रोल डीजल को स्टॉक करने के लिए बहुत सारे वो बनाए जाते हैं ना, गैस मतलब पेट्रोल के बहुत बड़े बड़े टैंक्स बना दिए जाते हैं। वैसे ही ये सीएनजी के टैंक्स हैं जो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो यहां पर दूर दराज से गैस मंगा करके यहां पर स्टॉक कर ली जाएगी। क्लियर? दिमाग में आपके सवाल बनेगा, सर लेकिन इसकी वजह से दिक्कत तो हो सकती है ना। मैंने कहा भाई कैसी दिक्कत हो सकती है? कल को मान लीजिए कि सीएनजी लीक हो जाए, कोई मतलब यहाँ पर तूफान वगैरह आ जाए, तो उन सबसे निपटने की यहाँ पर तैयारियां ऑलरेडी की गई हैं। क्या तैयारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कंटेंट अवेलेबल थे। कई जगह लिखा हुआ है कि 5200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस वजह से यहाँ पर आने वाला है। तो हमने गुजरात और गुजरात में भावनगर को समझ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक यहां पर तथ्यात्मक जानकारी और देना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा गैस के दो सोर्सेज हैं, एक सीएनजी और एक एलएनजी। सीएनजी का पोर्ट अब बनने जा रहा है, लेकिन गुजरात जो है वो देश का वो राज्य भी है जिसके पास ऑलरेडी एलएनजी के पोर्ट यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के पोर्ट्स भी हैं, जो कि दहेज, हजीरा और मुंद्रा नामक स्थान पर ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना। तो हमारे पास गुजरात में दोनों प्रकार के पोर्ट हो जाएंगे, दोनों प्रकार की गैस जो है वो यहां पर अब एकत्रित की जा सकेगी। अब सवाल बनता है, सर इसका शुरुआत कब हुआ? सरकार बना रही है या कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा हर राज्य के द्वारा, आजकल लगभग हर राज्य के द्वारा, मैं सबके तो नहीं कहूंगा, अपने यहां पर इन्वेस्टर को बुलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाती हैं। उन्हीं की तर्ज पर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक फंक्शन आयोजित किया जाता है। इधर देख सकते हैं आप इस खबर को, वर्ष 2019 की खबर है और उसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है गुजरात सरकार के द्वारा और कहा जाता है कि भाई हम आपके लिए क्या क्या उपलब्ध कराएंगे, आप वो सुन लीजिए और इस आधार पर आप हमारे यहाँ पर निवेश करने आइए। तो 2019 के अंदर वाइब्रेंट गुजरात नामक जो मतलब आयोजित समारोह आयोजित किया गया था, उसमें ये कंपनीज जो आज काम करने आ रही हैं, इन्होंने उस समय सरकार के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ये हुआ मुझे आपकी बात पसंद है, आपको मेरी बात पसंद है, यानी एक दूसरे की समझ जो है उसको लेकर के सहमति बनाई गई थी। ठीक है, ये जो MOU बनाया गया था, इस MOU के अंदर क्या बात कही गई थी? कहा गया था कि यहां पर एक लंदन का ग्रुप है जिसका नाम है फोरसाइट ग्रुप, इसी प्रकार से एक मुंबई का ग्रुप है जिसका नाम है पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप, ऐसे ही एक ग्रुप और है जो कि रॉटरडम यानी एम्स्टर्डम बेस्ड है और उसका नाम है रॉटरडम बेस्ड बॉस्केलिस नाम से ग्रुप। ये तीन ग्रुप हो गए, एक तो फोरसाइट ग्रुप हो गया, एक पद्मनाभ मफतलाल इंडिया का हो गया और एक बॉस्केलिस नामक ग्रुप हो गया। इन तीनों ग्रुपों ने मिलकर के गुजरात सरकार के साथ ये कहा था कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं। दोनों के बीच बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ने लगी, यानी पहले तो दोनों ने आपसी समझ कर ली जिसे आप MOU कहते हैं। उसके बाद में ये दोनों लोग फिर आगे बढ़ने शुरू हुए और कहा कि हम आगे चल के अब भावनगर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में इसका निर्माण करेंगे। इसके बाद साइन किया गया लेटर ऑफ इंटेंट,
यानी पहले MOU हुआ, फिर इंटेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया गया जिसमें यह कहा गया कि हम और आप मिलकर के अब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। पहले तो इच्छा व्यक्त की गई, ऐसे समझिए जैसे प्लॉट खरीदने से पहले साई दी गई, उसके बाद में अब एक तरह से अब मतलब आपने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से काम करने के बारे में चीजें शुरू की हैं, है ना। तो 2019 के अंदर जो हुआ, उसके बाद अब जो हो रहा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2020 में इन लोगों ने गुजरात के अंदर भावनगर के साथ मिलकर के काम करने के बारे में विचार किया। अब ये जो बनकर के तैयार हो रहा है, अगर ये पूरी तरह प्राइवेट कंपनी बना रही है तो गुजरात सरकार को क्या मिलेगा? मैं आपको बता दूं, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक मतलब सरकार और प्राइवेट मतलब निजी कंपनियां, ये जब आपस में मिलकर के व्यापार करती हैं तो इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। इस PPP मॉडल के अंदर एक मॉडल होता है जिसे हम बूट मॉडल से जानते हैं, बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर। यानी कंपनी के द्वारा पहले बनाया जाएगा, फिर बिल्ड के बाद में ऑन किया जाएगा, यानी कि थोड़े दिनों तक उसकी मालिकाना हक कंपनी ही रहेगी। उसके बाद वो उसे संचालित भी करेंगे, यानी केवल मालिक नहीं बनेंगे, उसके काम में भी लेंगे उसको। और फाइनली जब वो अपना द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया है उतना पैसा वसूल कर लेंगे, तब वो सरकार को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि आप लोग टोल टैक्स को देखते हैं, रोड पर लगे हुए जो टोल टैक्स हैं वो अक्सर उन्हीं कंपनियों के द्वारा लगाए जाते हैं जो उस रोड का निर्माण कर रही हैं। रोड निर्माण के बाद में वो कंपनी अपना टैक्स वसूलती हैं, दैट मीन्स वो ऑपरेट कर रही हैं, सड़क के अंदर मरम्मत भी कराने का काम और वसूली का काम भी। और उसके बाद जब उनके पूरे 15-20 साल में वसूली पूरी हो जाती है, तब वो सरकार को सड़क समेत सारी चीजें सौंप कर चले जाते हैं। इस मॉडल को बूट मॉडल कहा जाता है और इसी के आधार पर सरकार बिना अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च किए सामने वाले से काम करवा लेती है। इसके साथ दोनों के फायदे हो जाते हैं। फायदा सरकार का तो ये हो जाता है कि भाई अल्टीमेटली लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, और सबसे बड़ी बात, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों को रोजगार मिलना तो स्वाभाविक सी बात है ना। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि वो कहीं से एक बार जुगाड़ करके बैंक वगैरह से बढ़िया पैसा ले आते हैं, फिर उसके बाद ये दिखा देते हैं कि देखो सरकार से हमारी डील हो ही चुकी है, अब हम आपके साथ में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, इधर से पैसा आएगा, इधर बैंक को चुकाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो भावनगर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा इस बारे में भी जान लीजिए। देखिए यहां पर ना एक ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बना हुआ है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो मतलब रीजन, इसको आप ढोलेरा SIR के नाम से यानी कि ढोलेरा सर के नाम से भी जान सकते हैं। यह असल में वो क्षेत्र है जहां पर गुजरात सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट के नए प्रयास तलाशे जा रहे हैं कि भाई यहां पर कैसे कैसे और क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो उसी क्षेत्र में भावनगर पड़ रहा है, तो निश्चित ही इसका फायदा भविष्य में होने वाला है, क्योंकि यहां पर सरकार क्या मंशा रखती है कि एक बार इन लोगों से नॉर्थ की तरफ इस पोर्ट का विकास करवा लें, साउथ की तरफ हम अपने बर्थ डेवलप कर लेंगे, यानी सरकार भी खुद से कुछ कर लेगी। तो आधा काम प्राइवेट कंपनी और आधा काम सरकारी के द्वारा जैसे ही हो जाएगा तो भावनगर का पूरा विकास हो जाएगा। और अल्टीमेटली देश की तरक्की इसी प्रकार के माध्यमों से होती है। जैसा मैंने आपसे कहा 2023 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और 2026 तक ये बनकर ऑपरेशनल होने लगेगा। यहां पर 4.65 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से टर्मिनल पर कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, जिससे CNG एकत्रित किया जा सके। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा कि देश के अंदर तो LNG भी आती है और CNG भी। गैस का सबसे बड़ा सोर्स कहां है? गैस दुनिया की जो सबसे ज्यादा है वो रशिया के पास है, फिर कतर के पास है। ये वो देश है जो दुनिया भर को गैस सप्लाई करते हैं और हम अपने व्हीकल्स को गैस से संचालित करना चाहते हैं। ईरान, कतर, ये सब देश वो हैं जो गैस के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। ये जो टर्मिनल बनाया जा रहा है ना, इसकी एक खास विशेषता डेवलप की जा रही है। विशेषता ये की जा रही है कि यहां पर स्पेशल लॉक गेट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये दुनिया का चौथा बड़ा ऐसा सिस्टम होगा। क्या होगा ऐसे सिस्टम में? जो पोर्ट है उस पर कई बार क्या होता है ना कि हाई टाइड और लो टाइड की वजह से समुद्र के अंदर से निकलकर मिट्टी, जिसे आप सेडिमेंट कहते हैं, वो सेडिमेंट चलकर पोर्ट पर आ जाता है। पोर्ट पर जैसे सेडिमेंट आता है तो उस वजह से जहाजों को पहुंचने में दिक्कत होती है। तो यहां पोर्ट से पहले ही एक गेट बनाया जाएगा, लॉक गेट सिस्टम कहा जा रहा है। यानी कि जब हाई टाइड आने लगे या लो टाइड आने लगे, उस हिसाब से जब सैंड बहुत ज्यादा अप डाउन होगी उस समय गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिससे सैंड जो है वो बहुत ज्यादा अंदर पोर्ट तक नहीं आएगी। इसको स्पेशल लॉक गेट सिस्टम कहा जा रहा है, जो कि दुनिया में 4th लार्जेस्ट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, भावनगर के अंदर इस प्रकार से इसका विकास किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई होगी। अब सवाल बनता है कि इससे फायदा क्या होगा? तो अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा फायदा है हमारे लिए क्लीन एनर्जी उपलब्ध हो जाएगी। फिर आप सवाल पूछेंगे क्लीन एनर्जी के
के लिए क्या इन कंपनियों ने किसी से टाई अप किया है क्या? बिल्कुल किया है। ये जो बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की रास अल खैमान स्थित RAK गैस के साथ CNG आपूर्ति और CNG निर्यात टर्मिनल के विकास के लिए पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं कि साहब हम टर्मिनल बनाएंगे, आप लोग हमको प्रोडक्ट भेजना और हम यहां पर आकर के फिर इंडिया में फर्दर उसे भेजेंगे। दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रशिया, ईरान और कतर के पास दुनिया की सबसे ज्यादा गैस है। कहते हैं कि दुनिया का जितना भी गैस रिजर्व है उसका आधा इन 3 देशों के पास है, रूस, कतर और ईरान के पास है। ठीक है, दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं उनके पास लगभग 80% गैस दुनिया की रखी हुई है। ठीक है, जमीन के अंदर से ये गैस निकल के आती है और इसको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया जाएगा। आप पूछेंगे सरकार इस पर इतना निवेश क्यों करवा रही है? क्योंकि सरकार का प्रयास है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए प्रदूषण कम करने वाले, पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाले विकास के नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का सरकार के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया था। मैंने 12 दिन पहले यह सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है। उसमें इस प्रकार के काम किए जाएंगे, ये मैंने आपको उस दौरान पढ़ाया था। ये क्लास का ही सीन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रदूषण कम करके पर्यावरण को लाभ पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। तो जब इसका उद्देश्य था तो प्रदूषण कम करने के लिए CNG का उपयोग अभी किया जाएगा। इस उद्देश्य से इस कार्य को किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। सेशन समझ में आया हो तो इसे सभी साथियों से जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कंटेंट की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड ब्लू टिक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।